हम लोग देखे थे एन इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपेयर किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। और टू प्रोटॉन्स के बीच हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेयर किए थे। ठीक है, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। बात समझ गए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, आज यही हम लोग देखेंगे। तो ये बी पार्ट इसका हुआ। इसमें हम लोग को देखना है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, इसके बीच फोर्स पहले देखेंगे। फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। अब इसके लिए आपको आर दिया हुआ है, इसके बीच का सेपरेशन बिटवीन, ये बुक का ही क्वेश्चन है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन सेपरेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन के बीच सेपरेशन दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है जी? 10 to the power minus 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन में 10 to the power minus 10 मीटर हो गया, है ना जी? अब इसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा? दोनों पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर तो चार्ज बराबर ही होता है। अगर इसको QE मानते हैं और इसको QP मान लिए तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, तो इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, ये तो है। ठीक है, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम और 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और सेपरेशन भी दिया हुआ है, तब इसके बीच फोर्स निकालना है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों E लेते हैं तो दोनों E स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर दोनों तो E ही होता है, E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं QE into QP बटा R स्क्वायर। तो ये 9 into 10 to the power 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 और 1.6 into 10 to the power minus 19 डिवाइड R स्क्वायर 10 to the power minus 10 का स्क्वायर। अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके F का वैल्यू निकालिए, जल्दी से सिंप्लीफाई करके F का वैल्यू निकालिए। यहाँ R दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉन 10 to the power minus 10 मीटर। एंड नाउ QE का वैल्यू और QP ले लिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अरे -10 है, 10 to the power minus 10, 1 एंगस्ट्रॉन 10 to the power minus 10 मीटर होता है। इसका स्क्वायर किया, अब इसका वैल्यू जल्दी से निकालिए।
कितना आया? है 5904। अरे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 16 जा कितना होता है? हाँ ठीक है, देख रहे हैं, उतना ही आएगा। 16 जा 256 होता है ना, है 2.56 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 9 माइनस 38 डिवाइड 10 टू दी पावर माइनस 20 आएगा ना जी। अब देखिए, अब इसको 9 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा। 16 जा सही लिखे हैं ना जी? हाँ, तो अब 9 से मल्टीप्लाइड कीजिए। अब 9 से जल्दी मल्टीप्लाइड कीजिए, इसको कितना होगा? 2.56 को 9 से मल्टीप्लाइड कीजिए। 23.04, ठीक है। 23.04 इंटू 10 पर पावर कितना आएगा जी? 10 पर पावर माइनस 29 और प्लस 20, ये प्लस 20 ऊपर जाएगा ना जी। तो कितना होगा? तो 23.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। अब एक डिसिमल इधर ले जाएंगे तो इधर पावर घटेगा, तो कितना होगा? तो 2.3 गुने 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन आ गया। बुक में भी इतना ही आंसर है, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन। ये आ गया फोर्स किसके बीच? एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया ना। ये फोर्स निकाल लिए कि 2.3 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन आएगा। ये हम लोग 29 में से 20 कर दिए माइनस, तो इसमें से 9 माइनस किए 29 है 20, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन निकालना है। इसी फोर्स के आधार पर ये दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन। अब इस फोर्स के कारण दोनों में कितना एक्सेलरेशन होगा? इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन होगा, प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन होगा? किस फोर्स के कारण? 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन फोर्स के कारण। इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन होगा, प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन होगा? तो फोर्स बराबर क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग फोर्स पढ़े थे कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। तो पहले हम लोग ले लेते हैं प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए F बराबर mp इंटू AP ले लिए ना जी। मास ऑफ प्रोटॉन, मास एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा जी? तो देखिए F डिवाइडेड बाई mp। F का वैल्यू कितना आया? 2.3 गुने 10 पर पावर 10 टू दी पावर माइनस 8। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? माइनस 27, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। जल्दी से डिवाइड करके आंसर निकालिए, जल्दी से डिवाइड कीजिए। 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, 1.67 10 टू दी पावर माइनस 27। अरे महाशय डिवाइड कीजिए ना जल्दी। हंस रहे हैं, डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं तो हंस रहे हैं। तो डिसिमल से डिसिमल खत्म हो जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा? 230 बाई 167 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8
और प्लस 27, यही आएगा ना जी 27 माइनस 8 22 आना चाहिए हमको। अब जो है, अब देख, अब 230 को 167 से 2 डिजिट तक जल्दी डिवाइड करके बताइए, बोलिए ना। 1.47 2 डिजिट तक डिवाइड कीजिए। 1.43, अरे इसमें 28 में से 8 घटेगा, कितना आ रहा है? 19 आ रहा है ना। हाँ, तो 19 आ रहा है, तो 19 ना होना चाहिए। तो 270 को 167 से डिवाइड किए तो कितना आया, बोलिए ना जल्दी। 1.43 क्योंकि 10 टू दी पावर 19, यही ना आ रहा है। हाँ, तो 1.43 इंटू 10 टू दी पावर 19, ये है ना। इसको लिख सकते हैं 1.4 गुने 10 टू दी पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 37 आ रहा है, 37 आ रहा है। अच्छा 34 लिखिए तो 5। आप लोग सब आदमी का डिवाइड गलत आ रहा है। लोग डिवाइड में इतना कंफ्यूजन कर देते हैं, आप लोग की समझ में। 70 डिवाइड, इसका आ रहा है 1.377, सबका डिवाइड गलत है। 77 गुने 10 पर पावर 19 इसका टू 1.4 गुने 10 टू दी पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आया है तो लिखिए ना। तो उस समय से क्या कर रहे हैं, ये वो डिवाइड में इतना टाइम लगा देते हैं। बुक लाए हैं क्या? बुक है? तो इसका आंसर आ गया, देखिए बुक में भी इतना ही होगा। Now 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन निकालेंगे, एफ तो वही रहेगा, एफ एम ई इंटू ए ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम ई। एफ हो गया 2.3 गुने 10 टू दी पावर -8, 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8, और एम ई हो गया फिर कितना 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। जल्दी इसको भी डिवाइड करके बताइए, जल्दी, टाइम टेकिंग करने से कोई फायदा नहीं, जल्दी कीजिए। तो 2.3 डिवाइड 1.9.1 0.252 0.252 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा। 10 टू दी 2 नहीं होगा, अरे 31 में से 8 घटाओ ना भाई। 11 3 23 आ गया, 23 आया। अब इसको डिसिमल आगे ले जाओगे तो 2.5 गुने 10 टू दी पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल जो छूटा हुआ था इसमें, इसका बी पार्ट कल छूटा हुआ था, इस बी पार्ट को हम लोग पूरा किए।
ठीक है, ये पार्ट हम लोग बता दिए थे, बी छूटा हुआ था। तो देख लिए कि प्रोटॉन जो एक्सेलरेशन देगा 1.4 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेशन होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 2.3 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन के लिए। समझ गए? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिए? अब देखिए, तो ये हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बात समझ गए? एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। अब देखिए, अब कूलॉम्स लॉ में हम लोग कूलॉम फोर्स की चर्चा किए थे। कूलॉम्स लॉ में क्या चर्चा किए थे? फोर्स का ही तो चर्चा किए थे कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा। 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले थे हम लोग कूलॉम्स लॉ में। 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकाले थे, उसका मैग्नीट्यूड निकाले थे कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा, वही ना निकाले थे। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तब अब हम लोग को ये देखना है कि कूलॉम फोर्स जो हम लोग निकाले, F इक्वल टू फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर निकाले थे। अब इसको वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इसको वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम लोग को जानना है। चूंकि फोर्स जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के रूप में तो लिख लिए, अब इसको वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे फोर्स को, अब ये जानना है कि वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन क्या होगा, वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, अब इसको डिस्कस करना है। बात समझे ना? ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अगला टॉपिक है हम लोग का वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना? तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन हम लोग को देखना है कि चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको इसके वेक्टर नोटेशन का नीड हुआ। तो वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग यूज करते हैं, अगर फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसका डायरेक्शन कौन बताता है? फिजिक्स में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान ली कि फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, बात समझिए कि नहीं? तो एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन कौन बताता है फिजिक्स में? डायरेक्शन बताने के लिए किस वेक्टर का यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां भी फोर्स के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर ही बताएगा, और यूनिट वेक्टर के आधार पर हम लोग फोर्स के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा। समझ गए? तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो आप लोग का क्लियर है। यूनिट वेक्टर को पढ़ाए थे 11th में, हम लोग यूनिट वेक्टर डिस्कस किए थे कि यूनिट वेक्टर रेशियो है गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर रेशियो है गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे इंडिकेट किए थे जी? कि यूनिट वेक्टर बराबर एन कैप गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, चाहे गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। तो ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर को इस ढंग से हम लोग इंडिकेट किए थे कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, चाहे गिवन वेक्टर ये मैग्नीट्यूड ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर हुआ। समझ गए?
तो हम लोग वेक्टर नोटेशन में, तो वेक्टर नोटेशन निकालने के लिए हम लोग पहले लेट कर लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, और तो ले लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, Q2 है। अब इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर लेना है कि इसका पोजीशन वेक्टर, तो किसी एक फिक्स पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज का किसी फिक्स पॉइंट से पोजीशन वेक्टर क्या है, तो मान लेते हैं कि यहां कोई पॉइंट O है ना। अब यहां से इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लेते हैं और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां से इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। और ये R21, तो यहां से पोजीशन वेक्टर R1 है, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से R1 है, यहां से क्या है R2 है, और इसके बीच R21 है। तो इसके लिए अब लेट कीजिए, पहले लेट आप लोग लिखते जाइए, लेट Q1 एंड Q2 2 पॉइंट चार्ज है, क्या है, 2 पॉइंट चार्ज। Q1 और Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। उसके बाद R1, आप लोग थोड़ा शांत तो रहिए, R1 और R2, R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, चार्ज Q1 और Q2 का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, चार्ज Q1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कि F12 फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। उसके बाद F21 फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये हम लोग लेट कर लिए कि Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है, R1 R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 है, F12 है वेक्टर F12 फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और वेक्टर F21 लिए हैं फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, force acted on charge Q1 due to charge Q2 and now force acted on charge Q2 due to charge Q1। ये हम लोग लेट कर लिए। हाँ, R21 R12 एक 1 और 2 हम लोग एक अपने सुविधा के लिए 1 और 2 एक पॉइंट ले लिए हैं, 1 और 2 बात समझे कि नहीं, अपने सुविधा के लिए ले लिए है कि हम लोग को इसको समझाने में बनेगा। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, वेक्टर नोटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ का, और एग्जाम में ज्यादातर वेक्टर नोटेशन ही पूछा जाता है, कूलॉम्स लॉ नहीं, वेक्टर नोटेशन ही पूछेगा। अब वेक्टर लीडिंग हम लोग देखेंगे, अगर वेक्टर लीडिंग कर रहा है 1 से 2 की ओर, अगर 2 लिए ना, 1 और 2 ले रहे हैं ना जी, 1 और 2 ले रहे हैं, Q1 ले रहे हैं, R1 ले रहे हैं, तो 1 2 ले रहे हैं, तो वेक्टर अगर लीडिंग कर रहा है 1 से 2 की ओर अगर वेक्टर, तब क्या होगा, तो इसको नोट कर लिए, जल्दी नोट किए।
अब लिखेंगे नाउ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। अगर 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर, तो 1 से 2, तो इसको R21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R21, वेक्टर R21, वेक्टर R21 लीड कर रहा है, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 से 2, 1 to 2। तब इसको क्या लिखेंगे? ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये क्या होगा? R2 माइनस R1। बस चूंकि पोजीशन वेक्टर है, चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है, तो कभी भी पोजीशन निकालेंगे तो घटाएंगे ही नहीं, इस पॉइंट से उस पॉइंट, उसके बीच का। अगर ये 10 है, ये 5 है, तो 10 माइनस 5, 5 ही तो होगा बीच का। समझ गए? तो R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। again वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। अगर वेक्टर लीड कर रहा है 2 से 1 की ओर, 1 से 2 की ओर गए, अरे यहां अगर 1 है और ये 2 है, तो अगर 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो क्या लिखे? R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, वेक्टर तो लगा हुआ है इसमें। अब इसके बाद वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 से 1 की ओर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू R1 माइनस R2, है ना? तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। इसको लिख सकते हैं माइनस R21। एक हम लोग का रिलेशन आया R12 बराबर माइनस R21। आज इतना ही रहने दीजिए, कल इसको पूरा करेंगे। यहां तक छोड़ दीजिए, यहां तक लाकर छोड़ दीजिए। अभी वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बहुत बड़ा है, कल इसको पूरा करेंगे। एक जगह पर लाकर छोड़ दिए कि R12 इक्वल टू माइनस R21। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।